गाइस, एक लड़की की शादी होती है तो उसके बहुत सारे अरमान होते हैं, बहुत सारी ख्वाहिशें होती हैं कि मेरा भी एक परिवार होगा। कहने लगा और इसके सर में ना कील ठोक दो, बार बार इसका पल्लू गिर जाता है। मैं वो इंसिडेंस याद नहीं कर सकती ना जब उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया था। उनको पता था कि मैं नहाने गई हूँ और मैं अंदर आके कपड़े पहनूंगी, क्योंकि बाथरूम में तो नहीं पहन सकते ना कपड़े। तो मुझे उस टाइम रियलाइज हुआ कि इनको पता है कि बहू नहा के घर में आएगी रूम में, और फिर भी वो मेरे पहले से मेरे रूम में बैठे हुए थे। मेरी सासू माँ फिर कहने लगी कि तुम ना सर ढक के बैठा करो, ऐसे क्यों बैठती हो। सहन करते करते ना मैंने गुस्से में एक बार बोल दिया कि मम्मी जी, या तो आपके बेटे के चरित्र में कोई खोट होगी ना, तभी आप मुझे पर्दा करने के लिए बोलती हो। और मेरे पति ने मुझे ना मारना शुरू कर दिया। मेरा सर ढका हुआ था तो सर से पल्लू गिर गया मेरे, और वो मुझे मारने लगे। तो मेरे जेठ उस टाइम पे खड़ा होकर कहने लगा, मारो इसको, ये सर नहीं ढकती है ये। और बहुत मारा उन्होंने, मुझे गिरा दिया। मैं प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे। गाइस, एक लड़की की शादी होती है तो उसके बहुत सारे अरमान होते हैं, बहुत सारी ख्वाहिशें होती हैं कि मेरा भी एक परिवार होगा। इसी क्रम में एक लड़की की शादी होती है और वह लड़की अपने ससुराल पहुंचती है। ससुराल रात बीत जाती है। अगले दिन सुबह नहा धो के फ्रेश होके बिल्कुल अपने कमरे में बैठी होती है कि उसके कमरे में उसके जेठ और उसके नंदोई पहुंच जाते हैं और जाकर दुल्हन से कहते हैं कि तुमको रात कैसी लगी, कोई दिक्कत तो नहीं हुई। वह नजरें झुका लेती है और उसको बड़ा अजीब लगता है कि ये निजी क्वेश्चन किस टाइप के ये लोग हैं कि इस तरीके की बात कर रहे हैं। दरअसल उसके पति को पहले शारीरिक संबंध बनाने की कोई बीमारी होती है, जिसकी वजह से शायद ये लोग इस तरह की बातें करते हैं। फिलहाल अभी इस औरत के 2 बच्चे हैं, एक 16 साल का लड़का है और एक 10 साल की लड़की है, और ये 2 मर्दों से हैं। और फिलहाल ये दोनों को अकेले इसकी माँ पाल रही है और उसी क्रम में अब ये बच्चे बड़े हो रहे हैं। यह सुनीता आर्या की कहानी है। जेठ ने बहू के घूंघट नहीं करने पे निर्वस्त्र करके मारा। पति ने 3 महीने का बच्चा पेट में छोड़कर चला गया और बाद में इसने एक प्रेमी से विवाह किया, प्रेम किया। उसने गर्भवती तो किया लेकिन बच्चे को अपना नाम देने से इनकार कर दिया। सुनीता आर्या अभी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के गैरतगंज में रहती हैं। सरकारी जमीन पर बने एक छोटे से घर में उनका गुजारा हो रहा है। माँ और दोनों बच्चे भी उनके साथ रहते हैं। जब उनसे बात करने की कोशिश की गई तो वह नजरें इधर उधर घुमाने लगी और धीरे से कहा, बच्चों को अंदर भेज दें। साथ में ही एक कमरा था, उसमें जाके बैठे। तो बैठ के हम बात करने की कोशिश कर रहे थे कि अचानक से बच्चे दोनों आ गए। फिर उन्होंने धीरे से नजरें उठाई और दोनों बच्चों की तरफ देखा। बच्चे बिना कहे चुपचाप कमरे के अंदर चले गए। उसके बाद हम बैठ के बात करने लगे। उन्होंने एक गहरी सांस ली और ऐसा महसूस हुआ कि तकरीबन कई साल के बाद वो सारी बातें परत दर परत खुलने वाली। बाद में उन्होंने कहा, बच्चे बड़े हो रहे हैं, इनके सामने ये सब बात करना ठीक नहीं है। उन्होंने हल्के से इशारे किए और बच्चे चुपचाप अंदर चले गए। वह बताती हैं 2007 की बात है, अपने पापा के साथ मध्य प्रदेश के इंदौर में रह रही थीं। माँ बाप की इकलौती संतान थी। एक रिश्तेदार हमेशा हमारे घर आते थे। उन्होंने कहा कि तुम्हारी बच्ची बड़ी हो रही है और हमारे समाज में 13-14 साल की बच्चियों की शादी हो जानी चाहिए। पिता ने उनके जवाब में कहा, ठीक है, अगर कोई अच्छा रिश्ता है तो बताना। उन्होंने कहा ठीक है। उसके बाद यही बात मेरे मामा से भी कहे तो मामा ने भी कहा ठीक है। उसके बाद कुछ ही समय के बाद मामा एक रिश्ता लेकर हमारे घर पर आ गए। रायसेन में उन्होंने बताया कि रायसेन में एक परिवार रहता है जो कि बहुत अच्छे लोग हैं। पूरी फैमिली बहुत अच्छी है, ठीक ठाक लोग हैं, ख़ानदानी लोग हैं। फिर उनसे हमारी बातचीत होने लगी, मम्मी पापा की बातचीत होने लगी और वह रिश्ता पक्का हो गया। फिर उसके बाद मेरी शादी हो गई और मैं ससुराल पहुंच गई। ससुराल पहुंची, वहाँ सब लोग नए थे। उनको समझने में थोड़ी कठिनाई हो रही थी, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही थी कि मेरे से किसी का दिल ना दुखे। इसी बीच मैं गर्भवती हो गई और गर्भवती होने के बाद से
सब कुछ बड़ा अच्छा लग रहा था, मुझे बहुत खुशी हो रही थी। पहली बार माँ बनने का एहसास बहुत आनंद दे रहा था। जब मैंने यह बात अपने हस्बैंड से बताई तो हस्बैंड का रिएक्शन कुछ अलग ही था। मैं देख के हैरान हो गई। उन्होंने कहा कि इस बच्चे को तुम गिरा दो, क्योंकि अभी मैं इस तैयारी में नहीं हूँ कि बच्चा कर सकते हैं हम लोग। मुझे थोड़ा अजीब लगा। मैंने उनको कहा कि क्या कह रहे हैं आप? उन्होंने कहा कि नहीं, और अभी हमारी हालत ठीक नहीं है, इस बच्चे को तुम नुकसान करा दो। क्योंकि एक माँ बनने का एहसास भी मन में चल रहा था, एक खुशी जो थी एक वो भी मन में चल रही थी, और ऊपर से पति का दबाव कि नहीं, इस बच्चे को रखना नहीं है, इस बच्चे को नुकसान कर दो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फाइनली पति की बात माननी ही पड़ी और उस बच्चे को हमने खत्म कर दिया। इसी बीच घर के अंदर एक अजीबोगरीब स्थिति बनने लगी थी। जो जेठ मेरे घूंघट नहीं करने पे गुस्सा हो जाया करते थे, आज उनकी मेरे ऊपर नीयत खराब हो चुकी थी। अब वो अक्सर मेरे को बाहर डॉक्यूमेंट बनवाने के बहाने लेके जाया करते थे, और जब हम बाहर जाते थे तो जो वहाँ की बसें थीं, वो बसों की सीढ़ियाँ थोड़ी ऊंची हुआ करती थीं। तो ये क्या करते थे, मेरे कमर में हाथ डाल के और सीढ़ियों पे चढ़ा दिया करते थे, और जब हम सीट पे बैठ जाते थे तो ये मेरे से चिपक के बैठ जाते थे। पहले तो मुझे लगा कि ये मेरा ध्यान रख रहे हैं, मेरा ख्याल कर रख रहे हैं, लेकिन ये कुछ ही टाइम के बाद से इनकी जो नीयत थी वो साफ होने लगी। मेरे को बार बार इधर उधर छूने की कोशिश करते थे। मुझे बड़ा अजीब लगता था। एक दो बार इन्होंने मेरे सीने पे भी हाथ लगा दिया, छाती भी इन्होंने पकड़ने की कोशिश की। इन सब घटनाओं से मैं बिल्कुल टूट चुकी थी, लेकिन आगे जो हुआ उसको आप जान के बिल्कुल हैरान हो जाएंगे। जो आगे हुआ उससे मैं पूरी तरीके से टूट चुकी थी। मेरा दिल एकदम झकझोर दिया था। एक शहर में भी हमारा घर था, वहाँ मैं अक्सर जाया करती थी आराम करने के लिए। मैं एक दिन वहाँ गई और कुंडी बंद करके बेड पे लेट गई, आराम करने लगी। गर्मी का समय था, हल्के मैंने कपड़े पहने हुए थे। उसी दिन मैंने देखा दरवाजे के ऊपर एक खिड़की लगी हुई थी। उस खिड़की से मेरे जेठ मुझे झांक रहे थे, मुझे ताड़ रहे थे, देख रहे थे। शायद वो सोच रहे थे कि ये सो गई है, और जैसे ही मैं उनकी तरफ मेरी निगाह गई, वो अचानक से नीचे उतर गए, और उतरने के बाद से ऐसे लग रहा था कि कुछ हुआ ही ना हो। उसके बाद वो एक बार नहीं हुआ, कई बार इस तरह की चीज़ें होती रहीं। उसके बाद मुझे ये सब ठीक नहीं लगा। मैंने कहा कि चलो हम ये बात घर में बताते हैं। मैंने बड़ी हिम्मत की और अपने सास से और अपने हस्बैंड से ये बात बताई, पर वो लोग मुझे ही उल्टा सीधा कहने लगे। उनको बिल्कुल यकीन ही नहीं हो रहा था। सास ने कहा कि देखो, ये घर की बातें हैं, छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, इस पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता है। मैंने भी सोचा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। एक दिन मैं नहा रही थी, नहाने के बाद से बाथरूम में कपड़े चेंज कर नहीं सकते हैं, कपड़े मेरे बेडरूम में पड़े हुए थे। मैं वहाँ से सीधे निकली और बेडरूम में चली आई। मैं बेडरूम में आई तो मैंने देखा मेरे से पहले मेरे जेठ वहाँ बैठे हुए थे। जैसी मैं देखी मुझे खुंदक आ गई, बुरा लगा। मैंने कहा आप यहाँ कैसे आ गए? उन्होंने कहा नहीं, मैं कोई सामान लेने के लिए आया था, और ऐसा करके उन्होंने बोला। फिर मैंने कहा कि नहीं, अब मुझे जेठानी को ये बात बतानी पड़ेगी। फिर मैंने अपनी जेठानी से ये बात बताई। मैंने सारी उससे बात कह दी कि देखो, मुझे शहर ऐसे ले जाते थे, ऐसे टच करने की कोशिश करते थे। मैंने सारी चीज़ें उनको विस्तार से बता दिया। उसने भी कोई खास मेरी बातों को लिया नहीं, और लेकिन हालांकि फिर भी पति आए तो उन्होंने कहा कि देखो, इस तरह से कह रही है कि तुम क्यों इसको देखते रहते हो। अब ये बातें इसी टाइप से चल रही थी कि एक दिन मैं सुबह किचन में खाना बना रही थी तो मेरे जेठ मुझे देख रहे थे, और मेरे जो पल्लू थे वो गिर गए थे, थोड़े मतलब सर से नीचे गिर गए थे। तो उन्होंने देखा तो एकदम से मेरे ऊपर चिल्ला पड़े, और चिल्लाए ऐसे इतनी बुरी तरीके से कि ऐसे लग रहा था कि ना जाने क्या हो गया। पूरा घर इन्होंने जो है कि सिर पे उठा लिया, चारों तरफ चिल्लाने लग गए। सारे लोग आ गए वहाँ पे और सबसे कहने लग गए कि इसको तमीज नहीं है, ये पल्लू नहीं कर सकती है, मतलब ना जाने क्या क्या। अब इज्जत का हवाला देने लगे, हमारी इज्जत चली जाती, ये इस तरह से कर रही है, इसको तमीज नहीं है। इतने में फिर मेरे पति भी आ गए, सब लोग वहाँ इकट्ठा हो गए, और वो आने के बाद से जेठ मुझे डांट ही रहे थे, और डांटने के बाद से मेरे बाल को पकड़ा और घसीटते हुए मेरे को बाहर लेके चले आए। उसमें फिर मेरे पति भी शामिल हो गए,
और इन लोगों ने मुझे बहुत मारा, बेल्टों से मारा, ना जाने क्या क्या चीज़ों से मारा, मेरा शरीर बर्बाद कर दिया। फिर ये बात किसी ने मेरे मामा के लड़के को बताई। जब मेरे मामा के लड़के को बताई तो मेरे मामा का लड़का अगले दिन आया और ये सारी बात जान के मुझे लेके चला गया। अच्छा, उस टाइम जब ये लोग मार रहे थे मुझे, उस टाइम मेरे पेट में 3 महीने का बच्चा था। फिर मेरा मामा का लड़का आया और मुझे जब लेके चला गया, मेरे पति आए नहीं। मैंने सोचा चलो ठीक है, गुस्सा हुए हैं। कुछ टाइम के बाद से मैंने एक बच्चे को जन्म दिया और बच्चे को जब जन्म दिया तो वहाँ पे बहुत सारे नात रिश्तेदार सब लोग आए मिलने के लिए, लेकिन मेरे हस्बैंड नहीं आए। तो मुझे यकीन हो गया कि अब ये हमारे साथ शायद नहीं रहना चाहते हैं, अब इस बच्चे को मुझे अकेले ही पालना होगा। फिर उसके बाद ये बात कोर्ट तक गई और हमारा तलाक के लिए प्रक्रिया चालू हो गया। अब मैं यहीं अपने पापा के वहाँ रहने लगी। अब ये बात 2011 की है। 2011 में मेरे पिता ने एक ज़मीन बेचने को ठानी और बेचने के लिए एक मनीष जैन करके आदमी था, उससे मिले। वो यही ज़मीन बेच खरीद का काम करता था, तो उससे मिले और उससे इन्होंने एक डील पक्की की और अपनी ज़मीन बेची। उसका अब हमारे घर आना जाना चालू हो गया, तो उससे मेरी थोड़ी नज़दीकियाँ बढ़ गईं और मेरे बच्चे को भी वो अपना समझने लगा, मेरे बच्चा भी उनको पापा कहने लगा। तो इसलिए मुझे सब कुछ अच्छा लगने लगा और धीरे धीरे ऐसे लग रहा था कि ये बहुत अच्छे इंसान हैं और इनसे हमको मिलजुल के रहना चाहिए, क्योंकि मुझे अपने बेटे को मैं देखती थी कि बेटा उनको पिता कह रहा है तो बहुत खुश हो रहा है। तो मुझे लगा कि चलो ठीक है और सब कुछ बढ़िया है। अब ये मेरे साथ रिलेशन बनाने लगे, मतलब हम एक दूसरे के साथ सोने लगे, संबंध बनाने लगे। फिर इसी क्रम में मैंने उनसे पूछ दिया कि ये बात क्या आपकी पत्नी को पता है? उन्होंने कहा हाँ मेरी पत्नी को पता है, मैं सब कुछ बता के आता हूँ। मुझे विश्वास नहीं हुआ। फिर मैंने उनको फ़ोन किया और फ़ोन करके पूछा कि ये मेरे पास आते हैं, आपको पता है? तो वो कह रहे हैं, उनकी पत्नी बोली मनीष जैन की, कि हाँ मुझे पता है, ये तुम्हारे पास जाते हैं, ये तुम्हारे फ्रेंड हैं। तो मुझे थोड़ी सुकून मिली कि चलो उसको भी ये बात पता है। उसके बाद फिर उसके बाद मैं गर्भवती हो गई उससे भी। जब उससे गर्भवती हुई तो उसने भी मेरे को सेम वही चीज़ बोला कि देखो इस बच्चे को अभी तुम गिरा दो, इसको मैं रखना नहीं चाहता, मेरी हालत ठीक नहीं है। मुझे बड़ा अजीब लगा। उधर भी एक बार ऐसे शुरू में ही हो गया, इधर भी इस तरह से हो गया। मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। फिर लास्टली उसकी बात माननी पड़ी और उस बच्चे को नुकसान करना पड़ा। फिर उसके 2 साल के बाद से फिर मैं गर्भवती हुई। उसके बाद इसने कहा कि कुछ बोला नहीं। मैंने जब इसको ये बात बताई तो ये अब उस बच्चे को अपना नाम देने से मना कर दिया। ये कहने लगा कि ये मेरा बच्चा है ही नहीं है और इस बच्चे को तुम नुकसान गिरा दो, ख़त्म कर दो, नुकसान करा दो। लेकिन मैं कही कि नहीं, इस बच्चे को मुझे पालना है और मैं इस बच्चे को अब नहीं गिरा सकती। जब ये 3 महीने का बच्चा जब मेरे पेट में था तो ये मनीष जैन कहने लगे कि नहीं नहीं ये मेरा बच्चा नहीं है। तो मैंने कहा नहीं, ये तुम्हारा ही बच्चा है। फिर जब ये बच्ची पैदा हुई उसके बाद मैंने DNA टेस्ट कराया, उसमें साबित हो गया कि हाँ ये मनीष जैन का ही बच्चा है। फिर भी उन्होंने बात नहीं मानी कोर्ट की। उन्होंने कहा कि नहीं मैं हाई कोर्ट में अपील करूंगा। फिर हाई कोर्ट में अपील किया उन्होंने, वहाँ भी साबित हो गया कि नहीं ये मनीष जैन का ही बच्चा है। इतनी कानूनी लड़ाई और संघर्षों के बाद भी मेरी ज़िंदगी आसान नहीं हुई। मैं बहुत संघर्ष की, लेकिन आज भी इन दोनों बच्चों को मैं पाल रही हूँ। यह सुनीता आर्या की बिल्कुल सच्ची कहानी है, सच्ची घटना है और ये जो हम आपके सामने अभी रखे हैं। तो यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, राज ऑफिशियल 003 सब्सक्राइब कर लें। तो धन्यवाद, खुश रहिए और फिर एक नई कहानी के लिए फिर हम अगले